नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मकर लग्न में शुक्र के फल को हम लोग देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग शुक्र के फलादेश को सप्तम भाव से लेकर के द्वादश भाव में स्थित होने को समझेंगे। इससे पहले हमने लग्न से लेकर के छठे भाव में शुक्र के स्थित होने के फल को समझा। वो वीडियो लग्नानुसार ग्रहों के फल वाली प्लेलिस्ट खोल लेंगे, उसमें मिल जाएगी, और अन्य वीडियो भी मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में है। तो शुक्र, इन सारी चीज़ों को याद रख लेंगे कि मकर लग्न में शुक्र पूर्ण योगकारी ग्रह होता है। साथ में शुक्र जो है स्त्री पुरुषों की कुंडली में स्त्री का कारक ग्रह बनता है। शुक्र आकर्षण का कारक बनता है, जली ग्रह भी है। शुक्र ऐश्वर्य देने वाला ग्रह है, विपुल धन देने वाला ग्रह है। और काल पुरुष की पत्रिका में शुक्र जो है द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी होकर के सप्तम भाव में ही स्थित है। अब यूँ तो इसको कई तरह से समझना है। देखिए, एक तो पूर्ण योगकारी ग्रह है, केंद्र में है, और केंद्र में शुक्र का होना, वो भी जलीय राशि में, कोई बहुत बुरा नहीं है, अच्छी स्थिति है। इसको बल मिल जाएगा और बलवान होगा और लग्न को देखेगा। तो पूर्ण योगकारी ग्रह का केंद्र में होकर के लग्न को देखना, यह कुल दीपक योग बनाता है और पद्म सिंहासन योग भी बनाता है। तो ऐसा जातक उच्च पदवी को प्राप्त करेगा, क्योंकि यहाँ से ये दशम में है। बड़ा व्यापारी भी होगा तो वहाँ से भी बहुत अच्छा कार्य करेगा और वह बड़ा ही धन कमाएगा, और उसके कारण भी अपने कुल का नाम रोशन करेगा। और उस व्यापार आदि में भी खूब धन हो गया, उसके बाद भी लोग राजनीति में आ जाते हैं, पैसा दे करके टिकट खरीद लेते हैं, फिर विधायक हो जाते हैं, तो वैसे नाम तो हो ही जाता है। इसलिए इस तरह से हमको समझना चाहिए। ये उच्च शिक्षा को प्राप्त करेगा। पंचमे सप्तम भाव में है तो लव मैरिज होने के भी योग हो सकते हैं, ऐसी टेंडेंसी बनेगी। और उच्च शिक्षा को भी प्राप्त करेगा। जातक को स्त्री संतान आदि का भी सुख मिलेगा, संतान भी अच्छी होगी, और जातक की पत्नी भी खूबसूरत होगी, या जातक का जीवन साथी भी खूबसूरत होगा। मतलब पति या पत्नी दोनों खूबसूरत होंगे, जीवन साथी, और जातक खुद भी खूबसूरत होगा। जातक की वाणी भी अच्छी होगी, मीठी होगी, व्यक्तित्व शानदार होगा, 10 लोगों में 50 लोगों में दिखने वाला व्यक्तित्व होगा। शुक्र लग्न को देख रहा है, इसलिए शुक्र केंद्र में जब भी रहेगा और बलवान रहेगा तो ये स्थिति बनती है। अब सप्तम भाव में है तो कारको भावनाशाय का सूत्र लगा दें क्या। जब भी दाम्पत्य जीवन, यानी यदि पुरुष जातक की यह पत्रिका है और यदि शुक्र कहीं से भी शनि की दृष्टि पड़ गई, तो भी भले ही शनि लग्न से, तो भी दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी हो सकती है, मतभेद हो सकता है। जातक ससयोग में भी यहाँ रहेगा शनि, तो ससयोग बन जाएगा, और यहाँ से दृष्टि पड़ गई ये अभी, तो क्या हो सकता है, ससयोग वाला जातक पर स्त्रियों में भी रुचि रखने वाला कहा गया है पुरानी पुस्तकों में। तो अब इसके कारण भी इसके दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ कलह तो आएगा ही आएगा। तो इसीलिए समझना चाहिए कि यदि यह राहु केतु से, शनि से, मंगल आदि से पीड़ित होता है तो उस दशाओं में दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कलह की स्थिति अवश्य उत्पन्न करेगा। सप्तम भाव में शुक्र शेष अच्छा ही अच्छा है, इसके सारे कारकत्वों की भी वृद्धि होगी और कोई अच्छी स्थिति है। सप्तम भाव भी काफ़ी मजबूत होगा। तो सप्तम भाव मजबूत होगा तो यही प्रजनन अंग है, ये काफ़ी मजबूत होंगे तो काफ़ी जातक बलवान भी होगा, हष्टपुष्ट होगा। इसलिए भी दूसरे अपने विपरीत साथियों की मांग को बखूबी पूर्ण भी कर पाएगा, इसलिए भी ये रुचि रखेगा, और इस कारण भी कलह की स्थिति उत्पन्न होती है। अष्टम स्थान में लेके आते हैं। अष्टम स्थान में जो भी ग्रह गया तो उसके कारकत्वों की कुछ न कुछ हानि अवश्य होती है। तो जातक को प्रजनन संबंधी रोग, गुप्त रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही इस संतान भंग योग और राज्य भंग योग भी बन जाता है। फिर भी शुभ ग्रह है, आयु में वृद्धि ये कर देता है, और जातक की जो है काम वासना विकृत हो सकती है, ऐसा भी कह सकते हैं। और यहाँ से देखेगा तो धन दिलाने का प्रयास करेगा। शुक्र और बुध को अष्टम में नैसर्गिक रूप से भी बहुत बुरा नहीं कहा गया। तो ये क्या करेगा, धन, क्योंकि अपने भाव को एक तरह से काल पुरुष में देखेगा, और यहाँ भी देख रहा है तो शुभ ग्रह है, इसकी दृष्टियों में कोई दोष नहीं है। पंचमेश भी है और दशमेश भी है, तो इसके कारण विपुल धन देने की
ये अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखेगा, ये तो देने की स्थिति में है, देने को चाहेगा। शिक्षा में थोड़ी सी बाधा आएगी पर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से ये चौथे है, इसलिए बहुत अधिक बुरा नहीं है। इस भाव को कुछ न कुछ सपोर्ट कर जाएगा। संतान प्राप्ति में भी यदि मंगल, सूर्य या राहु केतु अन्य अशुभ प्रभाव पंचम भाव पे नहीं है और शुक्र पे नहीं है तो संतान प्राप्ति अवश्य ही होगी, कोई विशेष बाधा नहीं होगी। पिता के लिए कहा जाएगा कि पिता की उम्र भी अच्छी होगी, ठीक ठाक होगी, और पिता का प्राण जो है जब पिता जाएंगे तो आसानी से चले जाएंगे। पिता की वसीयत भी इसे प्राप्त होगी। बीमा आदि का कार्य करता है तो उसमें इसको सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। गुप्त विद्याओं को यह आसानी से प्राप्त करने की स्थिति में रहेगा, जैसे ज्योतिष है, योग है, दर्शन है, अध्यात्म है, ध्यान साधना है। इसको ये करेगा तो इसमें काफ़ी सफलतम स्थिति में जाने में रहेगा। और कहेंगे कि सेक्स के प्रति भी इसका झुकाव हो सकता है, क्योंकि शुक्र ही है और अष्टम में है। अष्टम स्थान रंध्र स्थान ही कहा जाता है, तो वहाँ भी इसका झुकाव रहेगा। अब यहाँ लेके आते हैं, और यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है नवम भाव में, क्योंकि नवम भाव में कह दिया जाता है कि शुक्र नीच भी है, और एक और सिद्धांत आता है कि दक्षिण दिशा में ये हो गया तो दक्षिण दिशाओं में शुक्र को बलहीन कह दिया जाता है। रामानुजाचार्य ने भावार्थ रत्नाकर में शुक्र को मकर लग्न में उत्तर दिशाओं में इधर होने पर योगकारी कहा, जबकि यहाँ मालव्य महापुरुष योग बनाएगा तो उतना योगप्रद नहीं कहा। अब ये मतलब नहीं कि नुकसान करने वाला हो जाएगा, हो सकता है षडबल में इसको कहीं और से काफ़ी बल मिल जाए और नवांश में जाके उच्च का हो जाए, वो भी एक अच्छी स्थिति बनती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसके फल को समझना है। तो नीच रहते हुए भी यह शुक्र बुरा नहीं है, क्योंकि ये कुंडली का सर्वोत्तम भाव भी है, नवम भाव, भाग्य भाव, और कन्या राशि का स्वामी बुध होता है, जो बुध का मित्र भी होता है। और यहाँ से ये गया है पंचम, यहाँ से आया है द्वादश, धर्म कर्माधिपति योग इन्हीं दोनों से बनता है। तो जो भी ग्रह नवम में आता है, नवम भाव में, उसके कारकत्वों की वृद्धि हो जाती है। और एक और सूत्र आ गया कि आके यहाँ पे ये शुक्र नीच हो रहा है तो इसके कारकत्वों की कुछ तो हानि अवश्य होती है। तो नीच होता है 27 डिग्री पे, तो यदि ये 20 से और 30 के बीच में है, 27 के आसपास में है तो ज़्यादा नीच हो जाता है, तब ज़्यादा परेशानी है। लेकिन जितना ही 20 डिग्री से लेकर के 1 डिग्री के बीच में है तो बहुत बुरी स्थिति नहीं है, और भाव चलित में ये नवम भाव में ही रहता है। तो उस स्थिति में क्या कहेंगे उच्च शिक्षा को प्राप्त करेगा, इसके पास स्त्री संतान की प्राप्ति होगी, विवेकी होगा और निवेश का लाभ प्राप्त करेगा, भाग्यवान होगा, यहाँ पर कमी भी होगा, जातक का व्यक्तित्व भी सुंदर होगा, जातक शुक्र की दशाओं में उच्च पदवी को प्राप्त करेगा, प्रमोशन को प्राप्त करेगा, जातक के कर्म भी अच्छे होंगे। अधिकतर फल अच्छे ही कह दीजिए, कोई बुरा नहीं, बस थोड़ी सी उसमें मात्रा की कमी कर देते हैं। जो यहाँ में होगा, यहाँ में होगा, यहाँ में होगा, जो यहाँ आके होगा उसमें थोड़ी सी कमी कर देंगे, चूँकि शुक्र नीच है। एक और स्थिति कह सकते हैं कि यदि कहीं और से अशुभ प्रभाव इस पे आ जाए, तब जो इसके कारकत्वों में, जैसे दाम्पत्य जीवन में यदि सप्तम पे भी कोई नेगेटिव प्रभाव आ जाए और नवम पे भी आ जाए तो पिता से मतभेद और दाम्पत्य जीवन में परेशानी कह सकते हैं। दसम भाव में शुक्र स्थित है, इस स्थिति में अब मालव्य महापुरुष योग बन गया। शुक्र की यह मूल त्रिकोण राशि भी है, केंद्र भी है, इसीलिए यहाँ दिग्बल शून्य प्राप्त रहते हुए भी शुक्र को बल प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि केंद्र का बल बहुत बड़ा बल हो जाता है, साथ में ये इसकी अपनी मूल त्रिकोण राशि भी है। तो इसके कारण ये मालव्य महापुरुष योग और ये इसे महापुरुष योग का भरपूर लाभ प्राप्त होगा। तो जातक कुलदीपक योग बन गया, मालव्य महापुरुष योग बन गया, पद्म सिंहासन योग गया, दशमेश दशम में ही बहुत अच्छी स्थितियां हो गई। यहाँ से छठे हैं तो थोड़ा सा पुत्र आदि से मतभेद हो सकता है, संतान से मतभेद हो सकता है, या विलम्ब से संतति की प्राप्ति हो, बस यही हो सकता है। लेकिन जातक ऊंची शिक्षा को प्राप्त करेगा, जातक सुंदर होगा, आकर्षक होगा, जातक की वाणी अच्छी होगी और जातक धन को कमाएगा, जातक के पास भूमि वाहन होंगे और बड़े बड़े भूमि होंगे और वाहन होंगे, लग्जरियस वाहन होंगे। जातक राजमंत्री, राजपुरोहित, IAS, PCS, फिल्म डायरेक्टर,
फिल्म प्रोड्यूसर, इस तरह से काफ़ी आगे जाएगा और जातक को स्त्रियों से सहयोग प्राप्त होगा, स्त्री जातिकाओं से सहयोग के बल पे ये और आगे जाएगा। तो इस प्रकार से शुक्र के सारे फल अच्छे हो गए। यहाँ भी लाभ भाव में ये सम राशि में होगा, वृश्चिक राशि इसकी सम राशि है और वहाँ से जाकर के ये अपनी पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, बड़ी अच्छी स्थिति है। तो शुक्र के कारकत्वों के लाभ भाव में जाने से पुनः वृद्धि हो जाएगी और ऐसा जातक काफ़ी सुंदर होगा, उच्च शिक्षा को प्राप्त करेगा, पुत्र संतति आदि स्त्री पुत्र संतति दोनों इसको प्राप्त होंगे और अच्छा प्रेमी भी होगा और इसका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होगा। यहाँ से जब इस भाव में है लाभ भाव में तो, और लाभ के स्रोत इसके पास कई रहेंगे और शुक्र की दशाओं में प्रमोशन आदि भी प्राप्त करेगा, निरंतर उन्नति की ओर आगे जाएगा और इसके पास ऐश्वर्य आदि के सारे साधन रहेंगे। और यदि पुरुष जातक है तो अपनी स्त्री से भी इसको लाभ प्राप्त होगा। स्त्री जाति का है तो स्वयं ही उत्तम है, कहना ही क्या है। द्वादश भाव में शुक्र को ले लेते हैं और यहाँ से शुक्र की स्थिति, द्वादश भाव में शुक्र को जाने का कोई विशेष दोष तो नहीं है, लेकिन पराशर जी ने कहा है कि सूर्य शुक्र और इंदु और राहु ये चारों ग्रह जो है दोष उत्पन्न करते हैं, तो इसीलिए हम इस दुस्थान स्थान में गए शुक्र को बहुत अच्छा नहीं मानते। एक हमारी स्वतंत्र वीडियो है संशयनाशक वीडियो वाले में भी, जिसमें शुभ ग्रहों को, जिसमें गुरु शुक्र और बुध को हमने अच्छा नहीं कहा। तो उसके ये एक तो यहाँ से देखिए इस भाव से अष्टम चला गया, तो इस भाव से अष्टम चले जाने के कारण और इस दिशाओं से ये दाईं ओर है अर्थात दक्षिण दिशा में है, तो ये संतान प्राप्ति के लिए अच्छा नहीं होगा, शिक्षा प्राप्ति के लिए भी अच्छा नहीं होगा, कुछ न कुछ बाधा अवश्य खड़ी करेगा। शुभ ग्रह पुण्योकारी ग्रह, इसकी दृष्टि होगी रोग रिपु वाले ऋण वाले भाव पे, जहाँ पे ये रोग रिपु ऋण को ये बढ़ाएगा और उनसे समझौता करा के ही सफलता प्राप्त करेंगे। दूसरी चीज़ ये यहाँ से हम सह्या सुख को देखते हैं, शुभ ग्रह है पूर्ण योगकारी ग्रह है, तो सह्या सुख के लिए जातक को लालायित कर सकता है। तो सह्या सुख को जो बहुत अधिक प्राप्त करने में जाएगा उसके लिए ये राजयोग भंग हो जाता है। इसीलिए भी तो कहा कि ये राजभंग योग यहाँ से बन गया दुस्थान में जाने से, और ये चला गया तो संतान भंग योग बन गया। तो ये दोनों स्थितियाँ अच्छी नहीं होती हैं शुक्र के लिए। तो अब इसको व्यसनी भी बना सकता है, तो भोगी बना सकता है, व्यसनी बना सकता है, शराब आदि। अब आप कहिएगा कि व्यसनी और भोगी बनाएगा तो इसके पास तो धन आदि होंगे तभी तो हाँ चलिए यहाँ से तीसरे है तो पदवी के लिए, कर्म आदि के लिए, ये उच्च पदवी के लिए पराक्रम कर लेगा, ये ठीक ठाक है और खूब भोग आदि करेगा। तो बाद में जब इसका विवाह वगैरह होगा तो पता चलेगा संतानों या पहले ही संतान हो गई है तो संतानों से मतभेद हो जाएगा, संतान नहीं हुई है पहले ही भोग वगैरह कर लेगा और जब अपनी बारी आएगी तब तक खाली हो चुका रहेगा। इस कारण भी तब तक रोग वगैरह घेर लेंगे। और शुक्र मने वीर्य भी सीधे कहा गया है ज्योतिष में, तो उसकी कमी भी हो जाए और पता चले कि वहाँ से इसको संतान की प्राप्ति भी न हो तो जाके डॉक्टरों के यहाँ दवा भी कराना पड़ सकता है। तो ये भी स्थिति बनती, इसलिए भी हम अच्छे नहीं कहते। हाँ ये खूब भोग आदि के लिए अच्छा है, सया सुख आदि के लिए अच्छा है, तो देगा तो धन वगैरह प्राप्त करा देगा, कह सकते हैं। यहाँ से स्थिति है जातक लालायित रहेगा तो इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम कर लेगा और परिश्रम करके और प्राप्त करने की कोशिश करेगा। फिर भी सावधान रहना है ऐसे जातकों को। द्वादश में शुक्र गया तो मेरे अनुसार है इनको दुर्गा जी की विशेष आराधना अवश्य करनी चाहिए, जिससे शुक्र में शुभता आए और जातक की बुद्धि आदि ठीक ठाक रहे। मकर लग्न के जातकों के लिए ये पंचमें शुक्र बनता है और यहाँ तो लक्ष्मी और नारायण दोनों की उपासना जातक करता है तो जातक को शुक्र और बुध दोनों के लाभ मिलते रहेंगे लक्ष्मी नारायण की उपासना से। सिर्फ दुर्गा जी की आराधना करता है तो भी अन्य ग्रहों की भी शांति होती है, राहु केतु आदि भी, और शुक्र तो विशेष रूप से अच्छा हो जाता है। ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ अवश्य करना चाहिए और 108 नाम का जो स्तोत्र है इसे श्रद्धापूर्वक करना चाहिए, जिससे शुक्र के अच्छे फल मिलने शुरू हो जाते हैं। और आपकी व्यक्तिगत पत्रिका में यदि शुक्र केंद्र या त्रिकोण में बैठा है और ग्रहों की अच्छी स्थितियां युतियां हैं तब रत्न धारण पे भी जा सकते हैं। तो रत्न धारण बगैर षटबल में बलाबल देखे, युति दृष्टि का ध्यान रखे, दशाओं का ध्यान रखे,
नहीं पालना चाहिए। और मुझसे ये रत्न धारण करने के लिए आप संबंध कर सकते हैं कुंडली एनालिसिस के बाद, और फी के साथ ही रत्न धारण करने के लिए मैं बताता हूँ, तो उसके लिए आप संपर्क आप कर सकते हैं। सामान्य जानकारी रत्नों की भी प्लेलिस्ट खोलेंगे वीडियो, तो उसमें मिल जाएगी, उसे देख करके लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, प्रोत्साहन प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय।